अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग गए हैं अपनी सिस्टर के घर के लिए पंखे वगैरह देखने। और ये हम लोग शॉप पे पहुंच आए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने उसके घर के लिए फैंस देखे हैं और एग्जॉस्ट देखा है किचन के लिए, वॉशरूम के लिए। और उसके बाद जो है हम लोगों ने और लाइट्स देखी हैं कि कौन सी लाइट्स लगवानी चाहिए। लेकिन एलईडी लाइट्स आई थिंक ज़्यादा बेस्ट रहती हैं आजकल। तो वो जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हों तब आपके लिए अक्सर चीज़ों को चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे हमारे साथ यही हुआ कि आप खुद देख सकते हैं फैंस की कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा फ़ैन इनमें से ख़रीदना चाहिए और कौन सा नहीं। लेकिन हम लोग अक्सर जो है वो फैंस की मतलब हर चीज़ की खूबसूरती को देखते हैं कि ये खूबसूरत है तो ये ले लेते हैं। मगर अंकल ने हमें ये बताया कि आप लोग बिल्कुल सादा फैन खरीदें। आप जितना डिजाइनी फैन खरीदेंगे उसको सफाई करनी उतनी ज्यादा मुश्किल होगी आपके लिए। अंकल जी हैं ये बहुत ज्यादा अच्छी नेचर के थे। इन्होंने हमें बहुत ज्यादा गाइड किया है कि ये वाला फैन लगाना चाहिए और ये नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा है और ये नहीं अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए ये ऐसे लोग बहुत कम आपको दुनिया में मिलते हैं जो आपको अच्छी राय देते हैं। और मेरे ख्याल में तो अच्छी राय देना भी एक सदका है। इसलिए इन्होंने हमें अच्छा गाइड किया और हम लोगों ने जो है फिर इसमें से फैन सेलेक्ट किए और फिर एग्जॉस्ट सेलेक्ट किए। ये एग्जॉस्ट जो है वो ये वॉशरूम के लिए दिखा रहे थे और वो जो सामने टेबल पे पड़ा हुआ है वो किचन के लिए दिखा रहे थे। तो वो ये भी कह रहे थे कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ये आपको लगवाना चाहिए, ये अच्छा काम करेगा किचन में, और ये नहीं लगवाना चाहिए, ये काम सही नहीं करेगा। तो इस तरह से अच्छी राय देना भी मैं कहती हूँ कि सदका ही है। उसके बाद हम लोग एक क्रॉकरी शॉप पे गए। ये है एक क्रॉकरी की शॉप और ये बहुत बड़ी शॉप थी। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस वगैरह भी थे और बहुत ज़्यादा क्रॉकरी की वैरायटी भी थी और बहुत अच्छी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ से फिर मेरी सिस्टर ने जो है अपने घर के लिए क्रॉकरी ख़रीदी है जो ज़रूरत की थी। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैं किसी इस तरह की शॉप पे जाती हूँ खासकर क्रॉकरी वगैरह की, तो मेरा दिल करता है कि मैं हर खूबसूरत चीज़ यहाँ से उठा लूँ कि मुझे क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है। आ गए हैं घर वापस और आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मोहम्मद को गर्मी लग रही थी तो मैंने इसको सबसे पहले शावर दिला के फ्रेश करवाया है और ये खुश हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं हम लोगों के साथ। गंदा में पलाश ले चूचू मोहम्मद खाना खा रही हो? खाना? ओ पानी दो। मत खाना दीदी तो मुझे रोज दो पानी दो। मैं मम्मा मुझे कैमरे के सामने दिलाए ना। चलो पानी चाहिए। अब सो रहे हैं, चले अब सोए। चलो सारे सो जाओ। ओ मोहम्मद सो गया, सो सारे सो जाओ। सो गया मोहम्मद। चलो चलो उठो, खाना खाएं। चलो सोए, चलो सोए। चलो मैं इसमें लाती हूँ ना। और सो जाएं।
थैंक यू। मम्मा नाश्ता करो ना। अच्छा नाश्ता कर रही हूँ मैं। ये फिर सो गए हो? मम्मा रखो ना। मम्मा नाश्ता करो। हाँ जी नाश्ता दे। मम्मा का नाश्ता उनके मेरा नाश्ता ये है। फिर सो गया है मोहम्मद। मम्मा नाश्ता खाओ आप। मम्मा का Thank नाश्ता you. मम्मा के पास ले लिया। हाँ जी ले लिया। जब खाने का टाइम होता तब भी सोते, जब खाना नहीं खाते तब भी सो जाते। मेरा हो गया बस। चलो सोए। सो जाओ। सो नहीं रही। मम्मा चल ना। ओके ओके। है जी नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। वहाँ पे एक डेथ हुई थी तो आज उनका तीसरा दिन था तो कुल की दुआ होनी थी और फिर हमारी सारी फैमिली जो है वो कुल की दुआ के लिए गांव जा रही थी। मेरे साथ ये अजीब सी एक बात होती है, पता नहीं आप लोगों के साथ होती है कि नहीं होती, लेकिन मैं जब भी किसी की डेथ पे जाती हूँ या किसी की दुआ पे जाती हूँ तो मेरा दिल अजीब सा अंदर से पकड़ा जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है और मैं पता नहीं कुछ अजीब सी मेरी फीलिंग्स हो जाती हैं और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ना जीने को दिल करता है। वो उसकी रीज़न एक ये भी है कि मुझे अपने अब्बू और अपने भाई याद आ जाते हैं जो हमारे ऊपर बीती है। उनके जाने के बाद वो सारी बातें मुझे कभी भी भूल नहीं सकती। मैं कहती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे दे, अल्लाह आपको सब्र दे दे, लेकिन जिसके ऊपर गुजरी होती है उसको कभी भी सब्र नहीं आता और वो दुनिया को दिखाने के लिए जीता तो है, वो मतलब वो सब कुछ करता है दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों में जीने के लिए, रहने के लिए, लेकिन वो कमी कोई भी उसकी पूरी नहीं कर सकता जो बंदा उसकी ज़िंदगी में चला जाता है। और ख़ासकर वो इंसान जो आपके दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब हो, जैसे कि मेरे अब्बू और मेरे भाई थे, तो ऐसे लोगों के जाने से कोई भी उनकी खला जो है वो रह जाती है, वो भर नहीं सकता और ना आपको कभी सब्र आता है, ना आप कभी आगे बढ़ सकते हो इस बात को लेके कि इनकी जगह कोई भरेगा और कोई लेगा। हाँ मेरे जो स्टेप फादर थे वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे थे हमारे साथ और उतना मतलब उन्होंने जितना टाइम हमारे साथ गुजारा वो बहुत अच्छा था और जल्दी वो भी हमें छोड़ के चले गए पिछले साल। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसा कभी ना किया करें, जो रिश्ते करीब आपके होते हैं वो इस तरह से ना छोड़ के जाया करें आपको। हम उस वक्त बहुत छोटे थे जब हमारे अब्बू और भाई की डेथ हुई थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। मैं कभी अपनी स्टोरी में फुल आपको बताऊंगी, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊं कि नहीं बताऊं। हाँ लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि वो मैं उनको कभी भी भूल नहीं सकती। कभी कोई बात होती है या कभी इस तरह से कोई दिन आते हैं या कोई ख़ास मौका होता है तो वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद आ जाते हैं और मेरा बिल्कुल कोई ओकेजन कोई इस तरह का त्यौहार जो है वो मनाने का दिल नहीं करता और मैं कहती हूँ कि बस एक कमरा हो, अंधेरा हो और मैं चुप करके बैठ जाऊँ और उनकी यादों के साथ रहूँ। और लेकिन फिर अपने बच्चों को देखती हूँ तो कहती हूँ इन लोगों ने तो अभी ज़िंदगी शुरू की है, इन लोगों के साथ तो स्पेंड करना पड़ेगा टाइम।
तो फिर उठ के उनके साथ इधर उधर लग जाती हूँ, लेकिन नहीं, इंसान जो है उन लोगों को भूल सकता। तो अल्लाह पाक सब्र दे। क्या कहूँ, बस सब्र। वहाँ पे चढ़ाई चढ़ना बहुत ज़्यादा है, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है तो उन लोगों का घर आता है। लेकिन बेनिफिट ये था हमारे पास तो कि बादल आए हुए थे और ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं लगा। ये हम लोग उनके घर पहुँच आए हैं और आहद और मोहम्मद की अपनी मस्तियाँ शुरू हुई हैं। कभी मेरी सिस्टर अपने बेटे के पीछे भाग रही थी और कभी मैं अपने वाले के पीछे भाग रही थी, क्योंकि उन लोगों को एक खुला सा घर मिला हुआ था गांव में, जैसे बड़े बड़े घर होते हैं, और वो कभी किधर जा रहे थे और कभी किधर जा रहे थे। ये सामने बैक साइड पे पहाड़ के इनके जो है फ्रूट्स का बाग था और इनके बाग में बहुत ज़्यादा फ्रूट लगे हुए थे, लेकिन मुझे मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। ये हो रही है हेयर रिबॉन्डिंग। हम लोग आज कर रहे हैं हेयर्स की रिबॉन्डिंग, और इसमें मैं जो है ये वाली क्रीम्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और ये मेरे जीजू के शॉर्ट्स हेयर है, इसके ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे रिबॉन्डिंग। स्नोकिया की ये क्रीम्स है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले ये मैं अपने बालों पे भी करा चुकी हूँ। मेरी सिस्टर दुबई से आई हुई थी तो उन्होंने मेरे बालों पे भी यही की थी, और बड़ी ज़बरदस्त आज तक जो है वो चल रही है। मेरी सिस्टर की शादी को 2 महीने हो गए, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, बहुत अच्छी है। उसके बाद जी मेरी जो बेटी दानिया है, मैंने उसके बालों पे भी यही की थी। मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके की थी, वो भी बहुत अच्छी हुई थी। ये दानिया है, इसके बालों पे मैंने की थी। अब हम लोग जीजू के बालों पे कर रहे हैं, क्योंकि शार्ट हेयर्स का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो हम लोग इस पे भी ट्राई कर रहे हैं कि इस पे कैसा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये था कि मेरे जीजू के बाल जो है बहुत ज़्यादा घने थे और हार्ड थे बहुत ज़्यादा, और करली भी बहुत थे, तो वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा कि लंबे बालों पे मिलना चाहिए। बॉन्डिंग करने से पहले सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका बाल कितना मोटा है और कितनी मतलब कि क्रीमों का बोझ वो बर्दाश्त कर सकता है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, बाल कितना मोटा है कितना पतला है। अगर कि आपके बाल बहुत पतले हैं तो आपके लिए मुखलिसाना मशवरा है कि कभी भी रिबॉन्डिंग मत कराना, क्योंकि बाल वीक हो जाता है। तो इसलिए फिर बाल टूटता भी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे भी रिबॉन्डिंग से बाल जो हैं वो टूटते हैं जब भी आप कंघी करते हैं, क्योंकि उनमें से तो जान निकल जाती है और वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। हम लोगों ने इस पे जो है वो नंबर 1 वाली क्रीम लगाई है, इस तरह से बालों के स्टेप्स बनाए हैं और फिर उन पे कैचर लगाया है, एक एक स्टेप को खोला है, और फिर इस तरह से हम लोगों ने क्रीम लगाई है बालों पे। स्टेप 1 लगाया है, उसके बाद आधे घंटे के बाद हम लोगों ने इलास्टिसिटी बालों की चेक की है, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको वॉश किया है, और फिर जो स्टेप C था वो इसके ऊपर अप्लाई किया है और उसको 10 मिनट छोड़ा है, फिर उसको वॉश किया है, और फिर हमने बालों को ड्राई किया है और फिर स्ट्रेट किया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टेप 2 लगाया है और वो आधा घंटा छोड़ा है, और फिर बालों को वॉश किया है और स्टेप C दोबारा अप्लाई किया है, और फिर उसके बाद फिर बालों को हम लोगों ने ड्राई किया है और फिर स्ट्रेट किया है, और उसके बाद फिर ये देखो बालों की इस तरह से धुलाई की है हम लोगों ने। बैक साइड से जो है इसकी वॉशिंग करनी है, और फिर 3 दिन के लिए बालों को बिल्कुल छोड़ देना है, ना इनमें पसीना आने देना है और ना ही इनको गीला करना है। 3 दिन तक यही क्रीमें इनमें लगी रहेंगी और स्ट्रेट रहेंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर इनको वॉश करना होता है। इनका जो है वो शैम्पू होता है और मास्क होता है स्पेशल, और मास्क आप जितना अरसा यूज़ करते रहोगे बाल उतना अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट रहेगा बालों का। जैसे ही आप मास्क वगैरह छोड़ेंगे तो बाल अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे, मतलब कर्ली हो जाएंगे। इसलिए आपको जितना अच्छा रिजल्ट चाहिए उतनी, फिर वो क्या कहते थे कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा है तो आपको जितना रिजल्ट चाहिए होता है उतनी आपको फिर केयर भी करनी पड़ती है उस चीज़ की। और मैं तो इतना कहूँगी कि सबसे पहले आप अपना जहन बनाएं कि मैं एक चीज़ करवा रही हूँ तो मैं उसकी फुल केयर करूँगी। आया कि आपके अंदर ये चीज़ है कि आप इतना मतलब कि पैसे लगा के इतनी मेहनत करवा के अपने बालों को इस तरह से करवा रहे हैं, रिबॉन्डिंग करवा रही है, एक्सटेंसो करवा रहे हैं, कलर करवा रहे हैं, जो भी चीज़ करवा रहे हैं,
तो उसको केयर करने की आपके अंदर जो है वो स्टेमिना होना चाहिए, आपको इतना टाइम आपके पास होना चाहिए, आपने निकालना है कि मैं इन बालों की केयर करूँगी, तब मैं इन बालों पे इतना जो है वो काम करवाऊँगी। और स्पेशल उसके लिए आपको जो अपने बालों के लिए कंडीशनर यूज़ करना पड़ेगा, मास्क यूज़ करना पड़ेगा, ऑयलिंग करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा उन बालों को, इसलिए आप लोगों को केयर करनी पड़ेगी। अब हम लोगों ने इस पे जो है सेकंड स्टेप अप्लाई कर लिया था, इसको अब पोर्शंस बना के हम लोग स्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है थर्ड वाली क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर इसको वॉश करेंगे और फिर इसको फाइनल स्टेप देंगे। अच्छा, फिर मैं ये कह रही हूँ कि जब आप बालों की केयर नहीं करेंगे तो फिर बाल आपके जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आप जितनी केयर करेंगे उतने आपके बाल उसी तरह से स्टे करेंगे, रहेंगे, जितना मतलब रिबॉन्डिंग जो हमने की है आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे। और मैं ये भी आपको टिप दूंगी कि बालों पे ऑयलिंग लाजमी करनी चाहिए, चाहे आपने जो भी काम कराया, ख़ासकर जब आप कलर करवाते हैं तो ऑयलिंग ज़्यादा से ज़्यादा वीक में 2-3 दफ़ा लाजमी किया करें, बाल कमज़ोर हो जाता है। और ऑयलिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपका बाल उतनी जान पकड़ेगा, मतलब उतना हेल्दी होगा और अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा आपका बाल, इसलिए ऑयलिंग करनी चाहिए। और उसके बाद ये कहूँगी कि मैं बालों को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। आप दूध लाजमी पिया करें क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है और वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे, जब आप रूटीन से दूध पीना शुरू करेंगे तो आपके बाल इंशाल्लाह अच्छे होंगे। और फिर मैं साथ ये भी आपको बताती जाऊँ कि जब अब ये हम लोग फाइनल स्टेप कर रहे हैं, बस इसके बाद रात होगी थी, हमने खाना